हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। टॉपिक है भाषा के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक संदर्भ। इसमें से आज हम लोग भाषा के सामाजिक और सांस्कृतिक यानी भाषा के सामाजिक और सांस्कृतिक दो ही संदर्भों पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में राजनीतिक संदर्भ पर चर्चा करेंगे। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से तात्पर्य यह है कि मानव अकेला रहकर नहीं सीखता। भाषा समाज और संस्कृति से जोड़ती है और वहीं इसे ज्ञान प्राप्त होती है। यानी कहने का अर्थ हुआ मानव जो है अकेला रहकर कुछ भी नहीं सीख सकता। मानव को जो है भाषा समाज और संस्कृति से जोड़ती है और वहीं रहकर यानी कि समाज में रहकर उसकी संस्कृति और समाज से ज्ञान की प्राप्ति करता है मनुष्य। इसका तात्पर्य है कि जब भाषा सीखी जाती है तब उस सामाजिक संस्कृति परिवेश को भी ध्यान में रखना चाहिए जिसमें वह भाषा सीखी जा रही है, और ज्ञान को भी उसी से जोड़ना चाहिए जिस समाज से हम भाषा सीख रहे हैं। उदाहरण के लिए अधिगमकर्ता जब विज्ञापनों को देखते हैं तो वह विज्ञापन तभी प्रभावी बनेगा जब वो उसके संस्कृति समाज से संबंधित हो, क्रियाओं को उचित भाषा के प्रयोग के द्वारा प्रस्तुत किया जाए। यानी जिस समाज की पत्रिकाएं हो, विज्ञापन हो, उसके सरल भाषा में होनी चाहिए, उससे संस्कृति से संबंधित, समाज से संबंधित होनी चाहिए, तभी वो विज्ञापन सफल होगा। एक कक्षा में सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से संबंधित क्रियाएं की जा सकती है, जैसे कहानियाँ, अखबार या पत्रिका को अखबारों का विश्लेषण करना, खिचड़ी भाषा या अलंकारिक भाषा का भी विश्लेषण करना। सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य मनोविज्ञान के क्षेत्र में उपयोग किया जाने वाला एक ऐसा सिद्धांत है। सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य मनोविज्ञान के क्षेत्र में उपयोग किया जाने वाला एक ऐसा सिद्धांत है जिससे मानव के आसपास की परिस्थितियों की व्याख्या और उनका व्यवहार किस प्रकार स्थितियों को सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होता है यह बताया जाता है। कैथरीन सैंडरसन के अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में माता के सामाजिक सांस्कृतिक संपर्क, जाति, लिंग और राष्ट्रीयता का मानव के व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं के गठन का प्रभावी व्याख्या है। यह सिद्धांत मानव जीवन के एक विस्तृत पक्ष को दर्शाता है। हमारे आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक और मनोवैज्ञानिक सारे पक्ष सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत से प्रभावित होते हैं। यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक एक सिद्धांत बताया गया है कैथरीन सैंडरसन के द्वारा, और वे कहते हैं कि इसी से हमारे सभी जो है प्रक्रियाएं संपन्न होती है समाज और संस्कृति से। सामाजिक संस्कृति सिद्धांत सामाजिक अंतःक्रियाओं और सांस्कृतिक संस्थान जैसे विद्यालय, कक्षाएं आदि एक बालक के जीवन संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी पूरे जीवन संज्ञानात्मक विकास में भूमिका निभाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ भाषा अधिगम को वर्तमान संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक संकल्पना के परे है। सिद्धांत बतलाता है कि भाषा अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। यानी सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत जो है वो हमें बताता है कि अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस
एक्टिविटी आसपास के वातावरण से प्रेरित होकर निरंतर चलती रहती है, यानी कि यह ऐसी प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है जो आसपास के वातावरण से प्रेरित होकर निरंतर चलते रहती है। ऐसा माना जाता है कि हमारे शैक्षिक अनुभवों को सांस्कृतिक और भाषाई तौर पर त्रिविध कक्षाओं में समृद्ध किया जा सकता है, क्योंकि हम ऐसे व्यक्तियों से सीखते हैं जिनके अनुभव एवं विश्वास हमसे अलग होते हैं। हम अलग अलग पृष्ठभूमि से आए व्यक्तियों का सम्मान करना और उनसे संप्रेषण करना सीखते हैं। हम अपने मन से रूढ़िवादी सोच, भेदभाव और पक्षपात की सारी भावनाएं निकाल कर सोचते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम इस वातावरण में विकसित होते हैं हम व्यक्ति के रूप में ज्ञान के प्रबंधक और परिवर्तन के प्रतिनिधि बनते हैं। हम एक बहुलवादी समाज के अच्छे नागरिक बनते हैं। जब विभिन्न पृष्ठभूमि से बालक विद्यालय में पढ़ने आते हैं तो उनके अनुभव भिन्न भिन्न होते हैं, यानी बहुत सारे क्षेत्र से, विभिन्न गांवों से, विभिन्न इलाकों से, विभिन्न कस्बों से बच्चे जो है जब विद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं तो उनके अनुभव जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। अपने अपने सामाजिक सांस्कृतिक तौर तरीके अलग अलग होते हैं, अनुभव भी अलग होते हैं। विद्यालय में उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति संतोषजनक हो पाना कठिन हो जाता है। छात्रों का गिरता निष्पादन यह दर्शाता है कि बालकों को एक ऐसे शिक्षण प्रतिमान द्वारा शिक्षा दी जा रही है जिसमें विद्यालय आधारित शिक्षण किया जा रहा है जो कोई निश्चित परिणाम नहीं दे पा रहा है। यानी विद्यालय आधारित शिक्षण प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। बालकों का ऐसी संकल्पनाओं के आधार पर मूल्यांकन किया जा रहा है जो बालक के विद्यालय में और उसके बाद बाहर के ज्ञान की उपेक्षा कर रही है। यानी कि बालकों का मूल्यांकन जो है सिर्फ विद्यालयी शिक्षण के आधार पर नहीं होनी चाहिए, उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक और भी जितने सारे चीज़ हैं, उसके जितने पक्ष हैं, सबके आधार पर होनी चाहिए। अब है भिन्नता में भिन्नता के कारण, रीजन्स फॉर डिफरेंस इन लर्निंग। सामाजिक कारण, पहला है सामाजिक कारण। प्रत्येक व्यक्ति समाज में रहता है, अतः समाज के विभिन्न घटक से सामाजिक समूह, सामाजिक संस्थान, परिवार, पास पड़ोस आदि का प्रभाव उसके अध्ययन पर पड़ता है। माता पिता जन्म के बाद बालक को सबसे पहली सामाजिक अंतःक्रिया माता पिता के साथ करता है, या उसकी पहली सामाजिक अंतःक्रिया माता पिता के साथ होती है। अतः माता पिता एवं परिवार के लोग भी सोच विचारधारा, परिवार के लोग का भी सोच विचारधारा, शिक्षा, संस्कार आदि उसके विकास को प्रभावित करते हैं। दूसरा, विद्यालय। जिस प्रकार का विद्यालय का सामाजिक परिवेश होगा वह बालक के संगीन विकास को प्रभावित करता है, क्योंकि विद्यालय बालक के हर प्रकार से के विकास के लिए प्रसिद्ध है, यानी सर्वांगीण विकास को प्रभावित करता है विद्यालय बालक के। तीसरा है समुदाय और समाज। बालक जिस समुदाय से संबंधित होता है उसकी विचारधारा और दृष्टिकोण अपनाता है, उसी के अनुसार उसका व्यवहार निर्देशित होता है। वह रीति रिवाज, तीज त्यौहार और नैतिक मूल्य उसके जीवन को दिशा देते हैं। प्यार, समूह एवं मित्र मंडली। नेक्स्ट है प्यार समूह। यहाँ पे जो होगा ना समूह होगा, प्यार समूह एवं मित्र मंडली। अध्येता को सीखने के लिए प्रेरित करने में समूह का बड़ा हाथ होता है। जैसे बालक के मित्र होते हैं, उनसे प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा की भावना यदि बालक में आ जाती है
तो बालक का अधिगम तीव्र गति से होता है। 5. सूचना एवं मनोरंजन के साधन। बालक के अधिगम में मनोरंजन के साधन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्तमान समय में इसका महत्व अभी बहुत बढ़ गया है, क्योंकि हर बालक इनका प्रयोग करता है। इन साधनों से अधिगम में आसानी भी बहुत हो जाती है। जिन बालकों की ये आसानी से उपलब्ध है, यानी कि जिन बालकों को ये आसानी से उपलब्ध है, वे जल्दी सीखते हैं, बाकी वंचित रह जाते हैं। सांस्कृतिक भिन्नता के कारण हमारा देश एक सांस्कृतिक रूप से भिन्नता लिए हुए देश है। कई संस्कृतियों ने यहाँ जन्म लिया और विकसित हुई और कितनी पनप रही है। इसलिए हर संस्कृति को समावेशित करती हुई शिक्षा देनी चाहिए। अध्येता पर मातृभाषा और निर्देशन के माध्यम की भाषा का प्रभाव, यानी कि सीखने वाले पे मातृभाषा और निर्देशन की माध्यम की भाषा का प्रभाव। एक होता है मातृभाषा और दूसरा होता है स्कूली विद्यालयी भाषा, किसी चीज़ को सीखने का निर्देशन की भाषा, गाइडेंस लैंग्वेज। वर्तमान के मशीनी युग में भी भाषा का इतना महत्व है कि इसे मानव के विकास का सबसे पहला माना जाता है। यद्यपि भाषा द्वारा मानव द्वारा निर्मित कला, फिर भी यह वैज्ञानिकों के लिए बनी हुई है। बालक का विकास सामाजिक परिवेश में ही होता है। हर समाज की एक भाषाई परंपरा होती है जो बालक के विकास को दिशा प्रदान करती है। बालक का विकास सामाजिक परिवेश में ही होता है। मानव अपनी सभी आवश्यकताओं के लिए, भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए, अपने हर प्रकार के विकास के लिए भाषा पर आश्रित होता है। यहाँ तक कि समस्त मानवीय गुणों के विकास में भी उसका बड़ा योगदान रहता है। भाषा का शाब्दिक अर्थ। मातृभाषा का शाब्दिक अर्थ, यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है मातृभाषा का शाब्दिक अर्थ। मातृभाषा का शाब्दिक अर्थ तो माता से सीखी हुई भाषा को मातृभाषा कहते हैं, या माता पिता परिवार का अनुकरण द्वारा सीखी हुई भाषा को मातृभाषा कहते हैं। सामान्यतः मान लेते हैं, यानी कि जो बालक परिवार से, माता पिता से जिस भाषा को सीखता है उसको मातृभाषा मान लिया जाता है। परंतु ज़्यादातर यह भाषा समाज में प्रचलित एवं स्वीकृत भाषा से थोड़ी भिन्न होती है। इसलिए जब विद्यालय या समाज में घर से बाहर निकलता है तो उसे अपनी घर में बोली जाने वाली भाषा का कुछ भिन्न रूप मिलता है। इसलिए समाज में स्वीकृत मानक भाषा को ही मातृभाषा कहा जाता है। जैसे बालक अवधी या बुंदेलखंडी भाषा या भोजपुरी या मगही का प्रयोग घर में करता है, परंतु जब विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाता है तो उन्हें मातृभाषा हिंदी ही लिखनी होती है और मातृभाषा हिंदी ही के द्वारा ही उनका पठन पाठन कार्य होता है। सामान्यतः परिवार में दैनिक जीवन के विभिन्न क्रियाकलापों अनौपचारिक रूप से प्रयुक्त बोली या भाषा को ही वह मातृभाषा रूप में सीखता है, क्योंकि बालक इन्हीं बोलियों को सर्वप्रथम सीखता है, स्वचिंतन करता है, इसकी स्वभाषा है, यानी कि
उसको हम लोग स्वभाषा कह सकते हैं, मातृभाषा भी कहा जाता है, लेकिन निर्देशन के भाषा को ही मातृभाषा माना गया है। जैसे हम लोग बोलते कुछ और है घर में, लेकिन निर्देशन की भाषा जो है वो हमारी हिंदी है। माता पिता या परिवार के सदस्यों का अनुकरण करके सीखी और सहजता से सहज को मातृभाषा कहलाती है। यानी माता पिता और परिवार के सदस्यों का अनुकरण करके सीखी और सहज बोली का परिकृष्ट रूप मातृभाषा कहलाती है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। माता पिता या परिवार के सदस्यों का अनुकरण करके सीखी और सहज बोली का परिष्कृत रूप जो है मातृभाषा कहलाती है। यह समाज स्वीकृत मानक भाषा होती है। यानी यह समाज स्वीकृत मानक भाषा कहने का अर्थ हुआ कि समाज में स्वीकृत मानक भाषा है। रायवर्न के अनुसार मातृभाषा एक साथ एक उपकरण, आनंद, प्रसन्नता एवं ज्ञान का रुचियों एवं अनुभूतियों का निर्देशक और विधाता द्वारा मनुष्य को दी हुई उस सर्वोत्तम शक्ति के प्रयोग साधन है जिसके आधार पर हम उसके निकट पहुँचते हैं। यानी कि जिनके आधार पर हम गॉड के नज़दीक पहुँचते हैं। मातृभाषा बालकों के जीवन में विशेष महत्व रखती है। वह उसकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रमुख आधार है। इसी सामाजिक परिवेश में वह संप्रेषण और विचारों का आदान प्रदान करने का एकमात्र साधन है या आधार है। मातृभाषा का मानव के सर्वांगीण विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता है। बालक के विकसित होते हुए जीवन के हर पहलू का मातृभाषा आधार बनती है। मातृभाषा के माध्यम से ही बालक अपने आसपास के वातावरण की समझ, विचार विमर्श और चिंतन कर पाने में समर्थ हो पाता है। भाषा बालक के मस्तिष्क में प्रत्यय, निर्माण और अनेक नई संकल्पनाओं के निर्माण में सहायता करती है। मातृभाषा का महत्व इस बात से ही स्पष्ट होता है कि बालक जिस वातावरण से भाषा सीखता है या सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक संदर्भ में रहता है, जिस वातावरण में समाज में राजनीतिक, सांस्कृतिक संदर्भ में रहता है, जहाँ से उसे शिक्षा मिलती है, जहाँ से उसका विकास होता है और उसको जहाँ से भाषा की परिचय भाषा से उसकी होती है, यानी कि उसकी परिचय जहाँ पे भाषा से होती है, ऐसे मानवीय अपनी मातृभाषा के अलावा कोई और भाषा नहीं जानते। भाषा के सहारे अपने दिन प्रतिदिन का जीवन यापन कर लेते हैं। यानी कहने का अर्थ हुआ कि मातृभाषा का महत्व इस बात से ही स्पष्ट होता है कि बालक जिस वातावरण में रहता है, जहाँ से उसे शिक्षा मिलती है, जिस समाज में वह विकसित होता है, वहीं उसी संस्कृति और मान्यताओं से उसका परिचय भाषा के द्वारा ही होता है। ऐसे कई मनुष्य होते हैं जो अपनी मातृभाषा के अलावा कोई और भाषा नहीं जानते हैं, परंतु वह उसी भाषा के सहारे अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों और अपना जीवन यापन कर लेते हैं। मातृभाषा का बालक के विकास पर प्रभाव। पहला है शारीरिक विकास, दूसरा मानसिक विकास, तीसरा सामाजिक विकास। तो पहला शारीरिक विकास। जब बालक शिशु रूप में होता है तब माता उसे प्यार से कहानियाँ सुना कर पौष्टिक भोजन कराती है और मीठी लोरी सुनाकर नींद दिलाती है ताकि बालक का उचित शारीरिक विकास हो सके। दूसरा मानसिक विकास।
बालक माता पिता और परिवार के साथ रहता है और उन्हीं के द्वारा बोली गई भाषा से प्राथमिक चिंतन की सार्थकता का विकास करता है। जिस वातावरण में वह रहता है उसी में होने वाली वार्ताओं को सुनकर समझकर उसमें भाग लेकर परिवार के व्यक्तियों के साथ तर्क वितर्क करके वह भाषा के विकास के साथ मानसिक विकास भी करता है। तीसरा है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास एक बालक जिस सामाजिक परिवेश में रहता है उसी के साथ अंतःक्रिया करता है, उसी के साथ अंतःक्रिया करता है। उनसे बात करने के लिए उसे मातृभाषा का प्रयोग करना होता है, उसे मातृभाषा का प्रयोग करना होता है उनसे बात करने के लिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह बिना अपने परिवार, साथियों और आसपास के अन्य लोगों से बात किए यानी वार्तालाप किए नहीं रह सकता। बालक को भी सभी से सामाजिक संबंध बनाने और मित्रता करने के लिए मातृभाषा इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी कि बालक को भी अपने मित्र बनाने, संबंध बनाने आदि के लिए मातृभाषा या भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। अब हम लोग 4, 5 और 6 देखेंगे। 4, 5 और 6। 4 जो है भावात्मक विकास। भाषा भावों की अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन है। भाषा भावों की अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन है। बालक संवेगों की बहुत तीव्रता होती है और बालक संवेगों पर नियंत्रण नहीं रख पाते। उनकी अभिव्यक्ति बालक को मानसिक और भावात्मक रूप से स्वस्थ रखती है। मातृभाषा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा बालक अपने संवेग, भाव आदि की अभिव्यक्ति कर सकता है। इस तरह मातृभाषा भावात्मक विकास में सहयोग देती है। 5 है नैतिक विकास। बालक बचपन में माँ, दादा दादी, नाना नानी आदि से कहानियाँ सुन सुनकर ही बड़े होते हैं। एक परिवार ही उन्हें नैतिक शिक्षा देता है। यह मातृभाषा का ही योगदान है कि बालक का नैतिक विकास अच्छा हो। इसमें अध्यापक एवं पड़ोसियों का भी योगदान होता है, क्योंकि विद्यालयों में भी नैतिक शिक्षा का ज्ञान दिया जाता है। इन सब की बातें सुनकर बालक का चारित्रिक विकास होता है, यानी उसके चरित्र का निर्माण होता है, एक अच्छे चरित्र का निर्माण होता है। 6 है सांस्कृतिक विकास। सांस्कृतिक विकास बालक जिस संस्कृति में रहता है उसी के रीति रिवाज, धर्म, परंपरा आदि को जानता है और उसी सांस्कृतिक वातावरण से सीखता है। यानी बालक जिस संस्कृति में रहता है वह उसी संस्कृति का रीति रिवाज, धर्म, परंपराएं आदि को जानता है और उसी संस्कृति वातावरण से सीखता है। बालक मातृभाषा के द्वारा ही अपने रीति रिवाज, परंपराएं आदि जानता है। इसलिए मातृभाषा सांस्कृतिक विकास में सहायक होती है। 7 कल्पना शक्ति का विकास। मातृभाषा से कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। मातृभाषा अभिव्यक्ति का साधन है। बालक जो भी संकल्पनाएं या कल्पनाएं करता है वह उसकी अभिव्यक्ति के लिए भाषा की सहायता लेता है। यानी बालक जो भी सोचता है, विचारता है, उसको अभिव्यक्त करने के लिए भाषा की सहायता लेता है। अच्छी अभिव्यक्ति वह मातृभाषा में ही कर पाता है। 8
तर्क शक्ति एवं चिंतन शक्ति का उपयोग। बालक मातृभाषा के उपयोग से तर्क करने की क्षमता का विकास बाल्यावस्था में ही सीख जाता है। यानी बालक में जो होता है मातृभाषा के उपयोग से तर्क करने की क्षमता का विकास या तर्क करने की क्षमता जो है बाल्यपन में ही सीख जाता है। मानसिक विकास में भी मातृभाषा का योगदान होता है। बालक की चिंतन की क्षमता का विकास करती है। मातृभाषा या भाषा जो होती है वो बालक के चिंतन की क्षमता का विकास करती है। दैट्स ऑल, थैंक यू। जो है नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसका जो राजनीतिक संदर्भ है उसको समझेंगे, उस पर व्याख्या चर्चा करेंगे।